नमस्कार दोस्तों, अपना सक्षम पॉइंट है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में अब तक हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं, जो पांचों टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। आज का जो छठा टेस्ट है, यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला टेस्ट होगा, दिल्ली सल्तनत का। यह टेस्ट संडे को ले लिया गया था सर के द्वारा, लेकिन इसकी पीडीएफ अपलोड एक दिन बाद में होती है और फिर एक आध दिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो 3 दिन बाद में ये क्लास आ रही है। आप सबको इसका इंतज़ार रहता है, मुझे भी रहती है जल्दबाजी क्लास अपलोड करने की, लेकिन 1-2 दिन का समय लग जाता है। कोई नहीं, आप मैनेज कर लिया करो। 2 या 3 दिन से ऊपर लगेंगे नहीं, बुधवार या मंगलवार या बुधवार तक को आपको हमेशा ये वीडियो मिल ही जाएंगे। तो आज बुधवार हुआ है, तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। इसके अंदर जो दिल्ली सल्तनत सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, भू राजस्व और इक्ता व्यवस्था से संबंधित आज का टेस्ट है, जिसके अंदर 100 प्रश्न है, जो पीछे के टेस्ट में होते आए हैं उसी प्रकार। इसकी सूचना मैंने आज सुबह ही टेलीग्राम पर दे दी थी कि आज शाम को ये टेस्ट आएगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जिस दिन भी क्लास आएगी उस दिन में टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। पहला प्रश्न, नायब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? नायब ए मामलिकात पद का सर्जन करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था बहराम शाह। 3 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात, उप सुल्तान या सुल्तान का प्रतिनिधि का पद सृजित किया। इस पद पर प्रथम व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगिन की हुई। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना नायब बनाया। बलबन ने शासक बनते ही इस पद को समाप्त कर दिया, लेकिन आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना नायब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सोनधर क्या था? सोनधर क्या था? तो सोनधर था कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए कृषकों को दिया गया ऋण। कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए कृषकों को दिया जाने वाला जो ऋण था, उसे सोनधर कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार हेतु किसानों को सोनधर अथवा तकावी, जो कृषि ऋण था, प्रदान किया। वह ऐसा करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन इक्ता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो इक्ता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? सल्तनत काल में अधिकारियों को नगद वेतन के बदले स्थान पर भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। ये सत्य है। इक्ता प्रथा को सल्तनत काल में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनाई। तो सल्तनत काल में जो इक्ता व्यवस्था अपनाई थी, यह सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि यह अपनाई थी इल्तुतमिश ने। हालांकि भारत में इसकी शुरुआत तो मोहम्मद गोरी ने कर दी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो इसको ठोस रूप से शुरू किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि इक़्तिदारों को एक नए स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जाता था। तो ये भी सही है। इक़्तिदार नियमित रूप से इक़्ता से राजस्व प्राप्त कर सुल्तान को भेजते थे। तो ये बात भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सत्य होगा। भारत में इक़्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे ठोस रूप प्रदान किया। इल्तुतमिश इक़्तिदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी करता था। इक़्ता वास्तव में स्थानांतरण भू राजस्व अधिन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तुर्कान ए चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो वह फुतुह सलातीन। 2 नंबर ऑप्शन। तुर्कान ए चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन में मिलता है। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था तथा बलबन ने इस संगठन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो यह नियम कौन से सुल्तान ने बनाया था? तो यह बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। 2 नंबर ऑप्शन।
गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की भलाई के लिए यह नियम बनाया था कि अ, एक इक्ता में एक वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक भू राजस्व में वृद्धि ना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि के माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो यह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 3 नंबर ऑप्शन। भू राजस्व निर्धारण हेतु कृषि का मापन सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक व सिकंदर लोदी ने भी भूमि की पैमाइश करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सल्तनत काल से संबंधित कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है? पहला कि कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। तो सल्तनत काल के समय कच्चा रेशम है जो चीन से आयात किया जाता था, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे, यह भी सत्य है। अरबों ने तमिल व गुजरात व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह उखाड़ दिया था, तो यह बात है जो गलत है। और चौथा है कि भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात आयात होता था, ये बात भी सही है। तो असत्य कथन पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। सल्तनत काल में सर्वाधिक आयात घोड़ों का होता था, जो अरब देशों, तुर्किस्तान, ईरान व खाड़ी देशों से आयात किए जाते थे। अन्य शराब, लौंग, जैतून का तेल, जैतून का तेल, सीसा, मखमल, खजूर आदि का आयात किया जाता था। चीन से रेशम व चाय का आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में कौन सा शहर कच्ची रेशम व मलमल के लिए प्रसिद्ध था? सल्तनत काल में कौन सा शहर कच्ची रेशम व मलमल के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था सोनार गांव। सोनार गांव जो बंगाल के सोनार गांव बंगाल के निर्यातों का प्रमुख केंद्र था, जो कच्ची रेशम व मलमल के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से लंका, मलक्का व सुमात्रा आदि देशों को निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर सही क्रम में चयन कीजिए बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर सेनाओं की इकाइयाँ दे रखी है, तो इसमें बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सी इकाई है जो सबसे छोटी इकाई है और कौन सी इकाई सबसे बड़ी है। तो सरखेल सरखेल है जो सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है खान। सरखेल सरखेल के बाद सिपह सालार, उसके बाद अमीर, मलिक और सबसे बड़े पद पर जो होता था वो था खान। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्रम बढ़ते हुए में सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक, खान। इस प्रकार सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल व सबसे बड़ी इकाई है जो खान होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सुधारों से सत्य कथन कौन से हैं? पहला कि घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की थी, ये सत्य है। दूसरा है कि खूत चौधरी और मुकदमों के विशेषाधिकार छीन लिए। तीसरा कि शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगा दी। चौथा कि बड़े अमीरों व सेनापतियों की एकता छीन ली थी। तो इनकी एकता छीनी नहीं थी, हालांकि एकताओं में कुछ परिवर्तन किया था, उन्हें नगद वेतन के रूप में शुरू किया था, लेकिन एकताएं छीनी नहीं थी। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2 और 3 सही है और 4 है जो इसका गलत है। 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े अमीरों सेनापतियों की एकताएं नहीं छीनी, बल्कि अब नए रूप में उनको सैन्य कार्यों के बदले नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊंट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? एक ऊंट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन बर्नी ने किस सुल्तान की शासन व्यवस्था के बारे में कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख किया। इस व्यवस्था के तहत दाम कम हुए, परंतु आय नियंत्रण में लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। एक तरफ वजीरों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ ये वजीर किस शासक के समय वजीर थे? तो सबसे पहले नंबर पर है फकर मुदव्विर। तो फकर मुदव्विर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वजीर था। दूसरे नंबर पर है मियाँ बुआ है जो सिकंदर लोदी का वजीर था। तीसरे नंबर पर है मकबूल प्रथम जो फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। और चौथे नंबर पर है हसन बसरी है जो
बलबन का वजीर था। तो 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का फक्र मुदव्विर इल्तुतमिश के वजीर में फखरुद्दीन इसामी व मोहम्मद जुनैदी। रजिया सुल्तान के वजीर थे मुजिबुद्दीन। बलबन के वजीर था हसन बसरी। जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था ख्वाजा खातिर, सर्वाधिक समय तक वजीर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के वजीर में ख्वाजा खातिर, मलिक काफूर और नुसरत खान। मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर में नाम आता है अहमद अयाज ख्वाजा शाह। फिरोज शाह तुगलक का वजीर मकबूल प्रथम। सिकंदर लोदी का जो वजीर था वह था मियाँ भुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दीवान अर्ज के कार्यों से संबंधित सत्य कथन है। निम्न में से दीवान अर्ज के कार्यों से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सत्य कथन है। पहला कि दाग व होलिया प्रथा का प्रबंधन करता, सैनिकों का वेतनमान, हुम्स की हिफाजत की जिम्मेदारी और सेना का निरीक्षण। तो ये चारों जो कार्य है वो दीवान अर्ज से संबंधित है। तो 1 2 3 और 4 चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। 1 2 3 4 3 नंबर ऑप्शन। दीवान अर्ध सैन्य विभाग था जिसका गठन बलबन ने किया। इसका प्रधान अधिकारी आरिज ए ममालिक होता था। सैन्य प्रधान सुल्तान होता था। अधिकारी रक्षा मंत्री आरिज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। एक तरफ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत जो है किस विभाग का अधिकारी होता था। तो दीवान ए विजारत होता था वित्त विभाग का अधिकारी। दूसरे नंबर पर है दीवान ए अर्ज, तो सैन्य विभाग का अधिकारी। दीवान ए इंसा जो राज्य के पत्राचार से संबंधित होता था। और दीवान ए रिसालत जो धार्मिक और विदेशी विभाग का अधिकारी होता था। तो 3 4 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग। दीवान विजारत सर्वाधिक विस्तृत विभाग, राजस्व या वित्त विभाग। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग, दीवान ईसा शाही पत्राचार विभाग और दीवान रिसालत जो विदेशी या धार्मिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है सर जानदार। सर जानदार जो है यह सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान होता था। तो ए में 4। दूसरे नंबर पर है मजलिस। मजलिस जो है यह होता था शाही महल का प्रबंधक। तो बी में 3। तीसरे नंबर पर है अमीर हाजिब। अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब है जो दरबारी शिष्टाचार का पालन करवाता था। और चौथे नंबर पर है सर जामदार जो सुल्तान के वस्त्रों का प्रबंधक होता था। तो इसमें 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मानुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मंगोल सेना की प्रणालियाँ दे रखी है। इनका कर्मानुसार बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसमें सबसे छोटे नंबर पर होगा अमीर दह, उससे बड़ा पद अमीर सादा, फिर अमीर हजारा और फिर अमीर तुमन। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। मंगोल सेना की प्रणाली अमीर दह, इसके अंदर 10 सैनिक होते थे। अमीर सादा, अमीर सादा जिसमें 10 दह अर्थात 100 सैनिक। अमीर हजारा में 100 10 सादा अर्थात 1000 सैनिक। और अमीर तुमन, अमीर तुमन के अंदर 10 हजारा, 10 हजारा यानी कि 1 लाख, सॉरी 10,000 सैनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन शस्त्रों का मिलान कीजिए। सल्तनत कालीन शस्त्रों का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर है खरक। खरक क्या है। यह किले की दीवार में सुराख करने का यंत्र है। किले की दीवार में जो सुराख करने के यंत्र को खरक कहा गया। दूसरे नंबर पर है चरख। चरख जो है यह शिला प्रक्षेपास्त्र था। तीसरे नंबर पर है कुंस कंजीर। कुंस कंजीर है जो तोप का बिगड़ा रूप है। और चौथे नंबर पर पासेब। पासेब जो है यह ढलवा टीला जिसके माध्यम से सैनिक
किले की दीवारों पर चढ़ते थे? तो 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। खड़क, किले की दीवार में सुराख करने का यंत्र, चरक जो शिला प्रक्षेपास्त्र, कुंज कजीर जो तोप का बिगड़ा रूप, और पाशेब जो ढलुआ टीला जिसके माध्यम से सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ सल्तनत कालीन कुछ कानूनी स्रोत दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है कुरान। एक नंबर पर आएगा कुरान। कुरान जो है यह शरीयत कानून था। दूसरे नंबर पर है हदीस। हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद के कथनों का संग्रह को हदीस कहा गया। तीसरे नंबर पर है इज्मा। इज्मा जो सामुदायिक सहमतियों के बाद मुजतहिदों विधिवेताओं की व्याख्या है। और चौथे नंबर पर कयास। कयास जो है तुर्क व विश्लेषण आधारित कानून है। तुर्क तर्क एवं विश्लेषण आधारित कानून है। तो 4 में 1 होगा। तो 4, फिर बी में 3, सी में 2 और डी में जो 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल में 4 मुख्य कानून के स्रोत है। कुरान जो शरीयत कानून था, हदीस जो पैगंबर अब मोहम्मद के कथनों का संग्रह है, इज्मा जो मुजतहिदों या विधिवेताओं की व्याख्या है, और कयास जो तर्क या विश्लेषण आधारित कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण से संबंधित किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था? तो बाजार व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण संबंधी कार्यों के लिए कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें की गई थी सहना मंडी और बरीदिया मोहतसिब। तो 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए निम्न अधिकारी नियुक्त किए। सहना मंडी जो बाजार का अधीक्षक, बरीद या गुप्तचरों का विभाग था, गुप्तचरों का प्रमुख था, मनहान या मुन्नी जो खुफिया पुलिस होती थी, मोहतासिब जो बाजार नियंत्रण का अधिकारी होता था, सराय दल यह एक प्रकार का बाजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान द्वारा दान में दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? सुल्तान के द्वारा दान में दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी मदद ए मास। 3 नंबर ऑप्शन। सुल्तान द्वारा दान में दी गई कर मुक्त भूमि मदद ए मास कहलाती थी। यह भूमि दीर्घ काल के बाद वंशानुगत हो जाती थी। इसकी निम्न श्रेणियां थी: मिल्क, राजा द्वारा प्रदत्त, वक्फ जो धर्म व शिक्षा हेतु अनुदान, और दूधरत या इनाम जो पेंशन या सेवा हेतु दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण या मूल्यों के नियंत्रण के नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति का अधिनियम नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार खोले गए, यह तो सही है। सुल्तान द्वारा सभी वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया गया, यह भी सत्य है। कठिनाई या आपातकाल हेतु भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो ये बात गलत है। आपातकाल के लिए भंडारण की व्यवस्था की गई थी। चौथे नंबर पर है, सभी व्यापारियों को सहना मंडी के दफ्तर में पंजीकरण करवाना पड़ता था, तो ये बात भी सही है। तो इसमें से कौन सा अधिनियम नहीं है? तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति का विस्तृत विवरण बनने की तारीख फिरोजशाही में मिलता है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो की खजाइनुल फतूह, इसामी की फतूह उस सलातीन, शेख हमीदुद्दीन की खेर उस मजलिस तथा इब्न बतूता की रहला में इस योजना की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक तरफ डिपार्टमेंट के नाम दे रखे हैं और सामने जो सुल्तानों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है डिपार्टमेंट है
दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज जो अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग की स्थापना हुई थी। दूसरा नंबर है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय। दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ है जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और दीवान ए कोही। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। 2, 4, 1, 3। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सुल्तान और विभाग बलबन, दीवान अर्ज, जलालुद्दीन खिलजी, दीवान वकूफ, अलाउद्दीन खिलजी, दीवान मुस्तखराज और दीवान रियासत, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान कोही, फिरोज शाह तुगलक, दीवान बदगान, दीवान खैरात और इमलाक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं, उन टेक्सों के बारे में बताना है तो मिलान करना है। सबसे पहले नंबर पर है जजिया। जजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। 1 में 2। दूसरे नंबर पर है जकात। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था। तीसरे नंबर पर है खराज। खराज जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। और खुम्स है जो लूटा हुआ धन था। तो 2, 3, 1 और 4। 4 नंबर ऑप्शन 2, 3, 1 और 4। सल्तनत कालीन 5 प्रकार के प्रमुख कर। जजिया जो गैर मुसलमानों से उनके जीवन, संपत्ति, सम्मान व सुरक्षा हेतु लिया जाता था। जकात जो धार्मिक कर था, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खराज जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो 1/3 या 1/2 होता था। और खुम्स जो युद्ध में लूटा हुआ सामान, 1/5 राज्य का और 4/5 जो सैनिकों का होता था। उस्र जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। सिंचित प्राकृतिक 10% और सिंचाई जो कृत्रिम है उस पर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दीवान मुस्तखराज के क्या कार्य थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दीवान मुस्तखराज के क्या कार्य थे। तो इसके कार्य थे बकावा राजस्व की जांच करना व व्यापारियों की निगरानी रखना। 4 नंबर ऑप्शन। दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। इस विभाग का प्रमुख कार्य राजस्व की जांच करना व उसे वसूल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ टैक्स के बारे में बता रखा है और यहाँ पर एक पैदल सेना का भी दे रखा है जिसको हमें मिलान करना है। सबसे पहला है किस्मत एक होती। किस्मत एक होती। किस्मत एक होती जो कृषि संबंधी उपकर होता था। दूसरे नंबर पर है हाबे सर्ब। हाबे सर्ब क्या था। तो हाबे सर्ब था एक सिंचाई कर। तीसरे नंबर पर पायक। पायक क्या था। तो पायक एक पैदल सेना थी। और फिके। फिके क्या था। यह इस्लामी धर्मशास्त्र था। तो इसमें 1 में 3, 2 में 4, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। किस्मत एक होती मुकदम चौधरी खुद द्वारा किसानों से उपज का लिए जाने वाला हिस्सा होता था। हाब या हर के सर्ब जो सिंचाई कर था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। पायक। पायक जो पैदल सेना को कहा जाता था। और फिकह। फिकह जो इस्लामी धर्मशास्त्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया, ये सही है। दूसरा है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था, ये भी सही है। तीसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति लागू की थी, तो ये बात भी सत्य है। चौथा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने घरी कर व
चराई कर लगाए थे। तो घरी कर और जो चराई कर लगाए थे यह एमबीटी ने नहीं बल्कि यह लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। सत्य पूछें 1, 2 और 3। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर जो आवास पर और चराई कर पहली बार लगाए। मसाहत जो भूमि पैमाइश को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? तो यह दिया था इब्न बतूता। 2 नंबर ऑप्शन। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया। यह कहां से किया था? तो यह क्या था? उस्र भूमि से। 3 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक ने उस्र भूमि से उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? किस सल्तनत कालीन शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। 3 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक के समय प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार था। अफी के अनुसार एक घुड़सवार को सुल्तान ने अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज से अपना घोड़ा पास करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करने यहाँ पर सेनाओं के प्रकार दे रखे हैं। सबसे पहले हस्म कल्ब। हस्म कल्ब क्या था? तो हस्म कल्ब है जो केंद्रीय सेना होती थी। दूसरे नंबर पर है हस्म अतरफ। हस्म अतरफ क्या था? तो हस्म अतरफ प्रांतीय सेना थी। स्वार कल्ब। स्वार कल्ब था शाही घुड़सवार। और वजरिस। वजरिस तो जो थी वह थी स्थायी सेना को वजरिस कहा गया। तो 2, 4, 1 और 3। 3 नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल में केंद्रीय सेना को हस्म कल्ब व प्रांतीय सेना को हस्म अतरब कहा गया। शाही घुड़सवार सेना स्वार कल्ब कहलाते थे। सैनिकों के 2 प्रकार होते थे। वजरिस। वजरिस जो स्थायी सैनिक और गैर वजरिस जो अस्थायी सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वली व अमीर के पद को पृथक पृथक करने वाला सुल्तान कौन था? वली व अमीर के पद को पृथक करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। 3 नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार कार्य करते हुए वली उल खराज नामक नए पद का गठन किया करके वली व मुक्ता यानी कि अमीर के पद को पृथक पृथक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं और इसके अलावा कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं। उनकी शब्दावली दे रखी है। सल्तनत काल में उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले नंबर पर है फाजिल। फाजिल किसे कहा गया? तो फाजिल कहा गया था यह एक अधिशेष भू राजस्व हुआ था। अधिशेष भू राजस्व को फाजिल कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है अवबाब। अवबाब क्या था? तो अवबाब था अतिरिक्त टैक्स। अतिरिक्त टैक्स को जो अवबाब कहा गया। तीसरे नंबर पर है खिदमती। खिदमती किसे कहा गया? तो खिदमती था अधीनस्थ या पराजित राजाओं से प्राप्त खराज। और चौथे नंबर पर है आमिल। आमिल क्या था? तो आमिल कहा जाता था राजस्व अधिकारी को। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में जो 1। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फाजिल। फाजिल है जो अधिशेष भू राजस्व। दूसरे नंबर पर अवबाब। अवबाब है जो अतिरिक्त कर। तीसरे नंबर पर है खिदमती। खिदमती है जो अधीनस्थ या पराजित राजाओं से प्राप्त खराज। और चौथे नंबर पर है आमिल। आमिल है जो राजस्व अधिकारी होता था।
नेक्स्ट नंबर को 33 नंबर क्वेश्चन है कि अफीक ने राजकीय कारखानों के कौन से दो भाग बताए हैं। अफीक ने जो राजकीय कारखानों के कौन से दो भाग बताए हैं, तो वह भाग बताए हैं रातिबी और गैर रातिबी। रातिबी और गैर रातिबी 3 नंबर ऑप्शन। अफीक ने राजकीय कारखानों के दो भागों में बांटा है, रातिबी और गैर रातिबी। रातिबी जो वार्षिक अनुदान निश्चित करना, वेतन निश्चित करना, और गैर रातिबी जिसका वेतन अनिश्चित था, लकड़ी का सामान, वर्दी, कपड़े आदि के कारखाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ अधिकारियों के और उनके कार्य दे रखे हैं। वकील दर महल, वकील दर महल जो शाही कर्मचारियों की देखभाल करता था। वकील दर महल का कार्य शाही कर्मचारियों की देखभाल करना था। दूसरे नंबर पर है अमीर मजलिस जो शाही उत्सवों व दावतों का प्रबंध करता था। तीसरे नंबर पर है सर ए जहांदर। सर ए जहांदर जो है ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। और काजी उल कजात है जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वकील दर महल शाही कर्मचारियों की देखभाल करना। अमीर मजलिस शाही उत्सवों व दावतों का प्रबंध करता था। सर ए जहांदर सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान होता था। और काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से सत्य कथन बताने हैं। पहला कि गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों, पुलों व नहरों का निर्माण करवाया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों का, पुलों का व नहरों का निर्माण करवाया था, यह बात सही है। दूसरे नंबर पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा तांबे या पीतल की जारी की थी, यह बात भी सत्य है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने सस्कनी, अद्दा व बिख नामक सिक्के चलाए थे। तो सस्कनी, अद्दा और बिख नामक जो सिक्के चलाए थे यह गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं बल्कि ये चलाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा कि फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक सेवा को वंशानुगत बना दिया था, तो ये बात भी सही है। तो इसमें पूछा था सत्य कथन, तो सत्य कथन होगा 1, 2 और 4। 3 नंबर इसका असत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने सस्कनी नामक सिक्का चलाया चांदी का। उसने अद्दा व बिख नामक तांबे व चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में टंका व जीतल का अनुपात क्या था। सल्तनत काल में टंका और जीतल का अनुपात कितना था, तो 1:48। सल्तनत काल में एक टंका 48 जीतल के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ अधिकारी और उनके कार्य दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अमीर बहर। अमीर बहर का क्या कार्य होता था, तो यह आंतरिक जलमार्ग व नौकायानों का प्रबंध करता था। दूसरे नंबर पर है मुस्तौफी मुमालिक। मुस्तौफी मुमालिक है जो यह महालेखा परीक्षक होता था। तीसरे नंबर पर है मुशरिफ मुमालिक। मुशरिफ मुमालिक है जो यह महालेखाकार होता था। और चौथे नंबर पर है मुस्तशरीफ जो शाही कारखानों का देखभाल करता था। तो 2, 3, 4 और 1, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अमीर बहर आंतरिक जलमार्ग व नौकायानों का प्रबंध करना। मुस्तौफी मुमालिक महालेखा परीक्षक या राज्य के खर्चों की जांच करना। मुशर्रिफ मुमालिक जो महालेखाकार राज्य की आय से संबंधित था। और मुस्त मुतशरीफ जो शाही कारखानों की देखभाल करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति थी। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति क्या थी? यह थी धर्म केंद्रित। 2 नंबर ऑप्शन। पीएल चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति धर्म केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कथन बताने कौन कौन से हैं? पहला कि सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाइश कर राजस्व का निर्धारण किया था। तो सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाइश करके राजस्व का निर्धारण किया था। दूसरे नंबर पर अफगानों का राजत्व समकक्षों में से एक प्रधान था। दिल्ली सल्तनत में राज के अधिकारियों का व्यवहार कुरान शरीयत पर आधारित था। विश्व सल्तनत काल में तौल की इकाई थी। तो विश्व जो तौल की इकाई नहीं थी, बल्कि विश्व जो भूमि मापन की इकाई थी, यह तौल की इकाई नहीं थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 है जो इसके सही होंगे। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। विश्व भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। विश्व 1 बीघा का 1/20 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ अधिकारियों के या कुछ मुखियाओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है आमिल। आमिल का कार्य क्या होता था? तो आमिल जो परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसे आमिल कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है मुंसिफ। मुंसिफ जो परगने का राजस्व अधिकारी होता था। तीसरे नंबर पर है मुकदम। मुकदम गांव का मुख्य होता था। और आमिर याकूर जो अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आमिल परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुंसिफ परगने का राजस्व अधिकारी, मुकदम गांव का मुखिया और अमीर ए आखूर जो अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सल्तनत कालीन प्रशासन का कुछ का कर्म दे रखा है, तो इसको बढ़ते क्रम में बताना है। सबसे छोटा जो मौजा है, मौजा गांव को कहा गया। उसके पश्चात परगना, परगना के पश्चात सिख के पश्चात इक्ता या प्रांत और प्रांत के पश्चात जो केंद्र। तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख नामक प्रशासनिक इकाई का गठन किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? सिख नामक जो प्रशासनिक इकाई है, इसका गठन कौन से सुल्तान ने किया था? तो यह किया था बलबन ने। 3 नंबर ऑप्शन। सिख नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना 1279 में बलबन के द्वारा की गई। इसका इसका प्रशासक सिकदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसका टकसाल अधिकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसका टकसाल अधिकारी कौन था? तो वह था कदर शाह। 1 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक के समय उसका टकसाल अधिकारी कदर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ विभागों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मतखव। मतखव किसे कहा गया? तो मतखव कहा गया था रसोई को। दूसरे नंबर पर है नफर। नफर था ऊंटों के रखने के स्थान को नफर कहा जाता था। तीसरे नंबर पर है आलम खाना। आलम खाना क्या था? तो आलम खाना पताका या शाही ध्वज का विभाग था। और चौथे नंबर पर है जर्राद खाना। जर्राद खाना जो अस्त्र शस्त्र विभाग था। तो 2, 1, 4 और 3। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मतखव रसोई, नफर या सतुर खाना ऊंटों के रखने का स्थान, आलम खाना जो पताका या शाही ध्वज रखने का विभाग और जर्राद खाना जो अस्त्र शस्त्र विभाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व है? बर्नी के दो बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से
तत्व है। तो इसमें होंगे स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग। 3 नंबर ऑप्शन। बर्नी के अनुसार स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गों के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकावी ऋण, तकावी ऋण से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तकावी ऋण से संबंधित असत्य कथन, पहला है कि इसमें ये कृषि के विकास के लिए किसानों को दिए जाते थे। तो तकावी ऋण जो किसानों को दिए जाते थे कृषि के विकास के लिए, यह बात सही है। दूसरा कि चौधरी और मुकदम उनकी अदायगी के लिए कोई गारंटी नहीं देते थे, तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि उनको ऋण जो दिया जाता था किसानों को वो चौधरी और मुकदम के माध्यम से ही दिया जाता था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि चौधरी और मुकदम के माध्यम से अलग अलग किसानों को दिए जाते थे, ये सत्य है। चौथा कि व्यापारिक कार्यों के विकास हेतु व्यापारियों को प्रदान किए जाते थे, तो ये व्यापारियों को नहीं बल्कि किसानों को दिए जाते थे कृषि कार्य के विकास के लिए। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा है 2 नंबर और 4 नंबर। 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। यह राज्य की ओर से चौधरी व मुकदम के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग किसानों को ऋण दिया जाता था, जिसे तकावी ऋण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी ने किसके बारे में कहा है कि उसके शासनकाल में हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और खुद वह मुकदम अमीर हो गए, उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी थे। तो यह बात किसके बारे में कही गई थी बर्नी के द्वारा? तो यह बात कही गई थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक। 3 नंबर ऑप्शन। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ सल्तनतकालीन शब्दावली दे रखी है जो मुख्यों या प्रमुखों को किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले नंबर पर है बर्बक। बर्बक है जो यह प्रबंधक को कहा गया था, प्रबंधक जो को है उसको बर्बक कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है केवानी। केवानी जो खोमा ढोने वाले को कहते थे। तीसरे नंबर पर है वकील दर, जो शाही महल का प्रमुख अधिकारी होता था उसे वकील दर कहा जाता था। और चौथे नंबर पर है सर ए जानदार। सर ए जानदार है जो अंगरक्षकों का मुख्य होता था। तो ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बर्बक जो प्रबंधक था, केवानी जो खोमा ढहने वाला, वकील दर जो शाही महल का प्रमुख अधिकारी होता था और सर ए जानदार जो अंगरक्षकों का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर ए सादा पर प्रथम नियुक्ति करने वाला सुल्तान कौन था? अमीर ए सादा पर प्रथम नियुक्ति करने वाला सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। सिकंदर लोदी से संबंधित सत्य कथन बताने कौन कौन से कथन है जो इसमें सत्य कथन है। सबसे पहला कि भू राजस्व निर्धारण हेतु गज सिकंदरी नामक मानक इकाई का निर्माण किया, तो यह बात सही है। दूसरा कि एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, सिकंदर लोदी ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, यह भी सत्य है। बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया, तो ये बात है जो गलत है। चौथा कि खादानों पर कर समाप्त किया, तो ये बात भी सही है। तो इसमें पूछा है कि सिकंदर लोदी से संबंधित सत्य कथन, तो सत्य कथन होंगे 1, 2 और 4। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। सिकंदर लोदी ने भू राजस्व निर्धारण हेतु एक
नया पैमाना गज सिकंदरी का विकास किया। उसने खाद्यान्नों पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया। उसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश के शासकों का कालक्रम क्या है? सैयद वंश के शासकों का कालक्रम पूछा है तो सैयद वंश के अंदर टोटल 4 ही शासक हुए थे, जिसमें खिज़र खान जो इस वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया था। इसके पश्चात मुबारक शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं और उसके पश्चात आते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह। अलाउद्दीन अहमद शाह जो इसका अंतिम शासक था, जो 1445 से 1451 तक इसने सैयद वंश पर शासन किया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सैयद वंश के शासकों का क्रम। खिज़र खान 1414 से 1421 जो इसका संस्थापक था। उसके पश्चात मुबारक शाह 1421 से 34, मोहम्मद शाह 1434 से 45 और अलाउद्दीन आलम शाह जो 1445 से 51 यह अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन वास्तुकला में अरेबस्क का प्रयोग किया गया था। अरेबस्क का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था भवनों की सजावटों के उद्देश्य से। भवनों को सजाने के लिए जो अरेबस्क का प्रयोग किया गया था, भवनों की सजावटी के उद्देश्य से। 3 नंबर ऑप्शन। आरेबस्क भवनों के अलंकरण के लिए तुर्कों ने ज्यामितीय व वानस्पतिक आकृतियों के साथ साथ कुरानों की आयतें वाले अभिलेखों के चौखटों का प्रयोग किया था। फलतः अरबी लिपि की कला का माध्यम बन गई। सजावट की इन युक्तियों के मिश्रण को अरेबस्क कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया नगर नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर नहीं बसाया था? तो फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर यह फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फतेहपुर जो फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की है, जिनमें से प्रमुख निम्न है। फतेहाबाद जो हिसार हरियाणा में का है, हांसी व सुरसती नदी के मध्य है। हिसार जो फिरोजाबाद, हिसार के अंदर फिरोजा और फिरोजाबाद दिल्ली यमुना के किनारे। जौनपुर जो बंगाल के द्वितीय अभियान के दौरान 1359-60 में जोना खां की स्मृति में फिरोजपुर, आखिनीपुर आदि ये जो नगर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। अफीक अफीफ, तुगलकपुर, हिरण्यखेत, सपदम आदि नगर फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रमुख योजनाएं चलाई थी, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें 1 नंबर पर है कराचिल अभियान। कराचिल का जो अभियान किया था, यह किया था 1332 से लेकर 1334 के मध्य। राजधानी परिवर्तन, राजधानी को परिवर्तन किया था 1327 में। इसके पश्चात आता है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान भी 1332 से 34 के मध्य चला था। तो खुरासान अभियान और कराचिल अभियान ये दोनों 1332 से 34 के मध्य चले थे। राजधानी परिवर्तन जो 1327 में हुई थी। और सांकेतिक मुद्रा जो चलाई थी, यह चलाई थी 1329 में। तो 1329 में सांकेतिक मुद्रा, 1327 में राजधानी परिवर्तन। तो सबसे पहले राजधानी परिवर्तन आएगा 2 नंबर, उसके पश्चात सांकेतिक मुद्रा 4 नंबर 1329, फिर 3 और 1, 2 4 3 1, 3 नंबर ऑप्शन। बरनी के तारिक ए फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का, जिसमें 3 प्रशासनिक व 2 सैन्य का उल्लेख है, जिनका क्रम निम्न है। सबसे पहले देवगिरी को राजधानी बनाना 1327, सांकेतिक मुद्रा जारी करना 1329-30, खुरासान अभियान 1332 से 34,
कराची अभियान 1332 से 34 और दोआब में कर वर्दी 1335-36। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर जो मंगोल आक्रमण हुए थे सल्तनत काल में, जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो मंगोल आक्रमण किन के नेतृत्व में हुए थे, किसने किए थे, और उस समय सल्तनत काल के शासक कौन थे, इसको हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो ताहिर बहादुर के नेतृत्व में। यह किसके समय हुआ था, तो यह हुआ था बहराम शाह के काल में। दूसरे नंबर पर है शेर मुगल के नेतृत्व में जो मंगोल आक्रमण हुआ था यह हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में। कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में जो मंगोल आक्रमण हुआ यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। और चौथे नंबर पर है तर्मासरेन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो 2, 3, 1 और 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सल्तनत काल में निम्न के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। ताहिर बहादुर, बहराम शाह के काल में शेर मुगल का गयासुद्दीन तुगलक के समय, तर्मासरीन का मोहम्मद बिन तुगलक के समय तथा कुतलज ख्वाजा का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से कौन से कथन असत्य कथन है। पहला कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था, तो यह बात सही है। दूसरा कि फिरोज शाह तुगलक के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में हैदवी आंदोलन हुआ था, यह भी सत्य है। तीसरा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली से बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था, तो यह बात गलत है क्योंकि यह प्रतिबंध मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चौथे नंबर पर है फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, प्रथम ठट्टा में और दूसरा दिल्ली में, तो ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिए। आगे चलकर सिकंदर लोदी व औरंगजेब ने भी ऐसे प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर कौन सी है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो वह नहर है उलुग खानी नहर, 1 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख-ए-मुबारक शाही में किया है। फिरोज ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। प्रथम नहर जो उलुग खानी नहर, यह यमुना दिल्ली से हिसार तक है, सबसे बड़ी नहर है 150 मील की। दूसरी नहर है सतलज से घग्गर, जो राजवाही नहर कहा गया, जो 96 मील की है। तीसरी नहर जो सिरमौर सतलज से हांसी तक है। और चौथी नहर है जो घग्गर घग्गर से फिरोजाबाद है। और पांचवी नहर है जो यमुना से फिरोजाबाद तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभागों व कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित विभाग और उनके कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला विभाग है दारुल सफा। दारुल सफा का जो कार्य था यह चिकित्सा विभाग था। दूसरे नंबर पर दीवान इस्तिहाक जो वृद्धावस्था पेंशन हेतु इस विभाग का स्थापना की गई। तीसरे नंबर पर है शोहरत आम जो सार्वजनिक निर्माण का विभाग था। और चौथे नंबर पर है दीवान खैरात जो अनाथ व विधवा महिलाओं की सहायता के लिए स्थापित विभाग था। तो 2, 3, 4 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फिरोज शाह तुगलक के कार्य अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवान खैरात, गरीबों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए दारुल सफा चिकित्सालय,
वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान इस्तिहाक तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत आम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में नहीं हुआ? कौन सा इसमें से विद्रोह है जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में नहीं हुआ था? तो सबसे पहले नंबर पर है सागर के इकतादार बहाउद्दीन गुरसाब का विद्रोह, यह एमबीटी के समय का है। दूसरा है कि अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह, यह भी एमबीटी के समय का है। तीसरे नंबर पर है सुल्तान के सूबेदार शमसुद्दीन दमगानी का विद्रोह, यह एफटी फिरोज शाह तुगलक के समय का है, न कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा कि मुल्तान में बहराम किस्लो खां का विद्रोह, मुल्तान में बहराम किस्लो खां का विद्रोह हुआ था, यह भी एमबीटी के समय का है। तो 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 4 ये तीनों विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय के हैं, जबकि गुजरात के सूबेदार शमसुद्दीन दमगानी का जो विद्रोह हुआ था, यह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह दक्षिणी भारत में हुए, जिनमें से कुछ निम्न है। सर्वप्रथम सागर के इकतादार बहाउद्दीन गुरसाब का विद्रोह, बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किस्लू खां व माबर में सैयद हसन खान ने विद्रोह किया। फिरोज शाह तुगलक के काल में एकमात्र गुजरात के सूबेदार शमसुद्दीन दमगानी का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासकों के नाम और सामने उनकी उपलब्धियां, उपलब्धियां नहीं उपाधियां, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, उपाधियां। एक तरफ शासकों के नाम है और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर है रजिया। रजिया की उपाधि क्या थी? उम्दत दल, उम्दत उल निस्वा, 1 में 4। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि क्या थी? अबुल मजाहिद, 2 में 3। तीसरे में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक की उपाधि थी सैयद उस सलातीन। और चौथे नंबर पर है खिज्र खां। खिज्र खां की उपाधि थी रैयत आला, D में 1। 4, 3, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। रजिया की उपाधियां उम्दत उल निस्वा, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां अबुल मजाहिद, जोना खां, उलुग खां, दुनिया का सुल्तान। फिरोज शाह तुगलक की उपाधियां सैयद उस सलातीन, खलीफा का नायब। और खिज्र खां की उपाधि है रैयत आला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के दमन हेतु कौन कौन से कार्य किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के दमन के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? तो ये किए थे गुप्तचर प्रणाली का मजबूत गठन किया। दूसरे नंबर पर है दिल्ली में मद्यपान निषेध किया। तीसरे नंबर पर अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान प्रदान किए थे, तो ये बात गलत है। चौथा कि अमीरों के आपसी मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक व आपसी विवाह से पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना, यह व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन ने विद्रोह के दमन हेतु 4 अध्यादेश जारी किए थे, जो निम्न है। पहला, दिल्ली में मद्यपान निषेध। दूसरा नंबर है गुप्तचर प्रणाली का गठन। तीसरा है आपसी अमीरों मेल मिलाप व उत्सवों पर रोक। और चौथा नंबर पर है अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए विद्रोह का सही क्रम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर है नव मुसलमानों का विद्रोह। नव मुसलमानों का जो विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1299 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर है अख्त खां। अख्त खां और उम्र खां का विद्रोह, जो 1301 के अंदर हुआ था। उमर खां का जो विद्रोह हुआ था वह 1301 में हुआ था। अख्त खां का विद्रोह है, यह भी 1301 में हुआ था।
हाजी मोहल्ला का विद्रोह। हाजी मोहल्ला का जो विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1308 में। तो एक नंबर ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन के शासनकाल में हुए विद्रोह। नौ मुसलमानों का विद्रोह 1299, अख्त खां का विद्रोह 1301, अवध के सूबेदार मंगू खां व बदायूं के सूबेदार मलिक उमर का विद्रोह 1301 और हाजी मोहल्ला का विद्रोह जो 1308 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मंगोल आक्रमण और आक्रमण के वर्ष। पहले नंबर पर है सालदी। सालदी ने आक्रमण कब किया था? 1297-98 में। अली बेग व तारकत। अली बेग व तारकत ने 1305 के अंदर। तीसरे नंबर पर है कबक खां। कबक खान ने आक्रमण किया था 1306 में। और कादर खान ने आक्रमण किया था 1296 में। तो 3, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। वे मध्य एशिया के शासक दावा खां द्वारा भेजे गए थे, जिसमें प्रथम आक्रमण कादर खान के द्वारा 1296 में, द्वितीय आक्रमण सालदी खां 1297-98, तीसरा आक्रमण कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 1299, चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में 1303, पांचवा आक्रमण अली बेग व तरकत के नेतृत्व में 1305, छठा आक्रमण कबक खां के नेतृत्व में 1306 और सातवां आक्रमण इकबाल मंद के नेतृत्व में 1307-8। यह अंतिम आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन ने निम्न में से किस स्थान पर किला नहीं बनवाया था? बलबन ने कहां पर किला नहीं बनवाया था? तो बलबन ने पटियाली, कांपिली और भोजपुर में किला बनवाया था, लेकिन सुनम में जो कोई किला नहीं बनवाया था। बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, कांपिली और जलाली में किले बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन विभिन्न शासकों के समय कौन-कौन से पद पर रहा? बलबन है जो अलग-अलग शासकों के समय पहले किस-किस पद पर रहा था? तो इल्तुतमिश है। सबसे पहले नंबर पर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पर यह खासदार के पद पर था। दूसरे नंबर पर है रजिया। रजिया के समय यह अमीर शिकार के पद पर था। तीसरे नंबर पर है बहराम शाह। बहराम शाह के समय अमीर आखूर के पद पर था। और चौथा नंबर है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय यह अमीर हाजिब के पद पर था। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2 नंबर ऑप्शन। बलबन द्वारा प्राप्त पद इल्तुतमिश के समय खासदार, रजिया के काल में अमीर शिकार, बहराम शाह के काल में अमीर आखुर और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर हाजिब व नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय बलबन नायब मामलिकात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली सल्तनत के शासकों को जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर खिलजी वंश के शासकों के नाम दे रखे हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासकों के नाम दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन किया था, यह किया था 1296 से 1316 तक। दूसरे नंबर पर है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने जो शासन किया था, यह किया था 1316 से लेकर 1320 तक। तीसरे नंबर पर है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन ने जो शासन किया था, वह शासन किया था 1316 में। तो शिहाबुद्दीन है जो मुबारक शाह से पहले आएगा। मुबारक शाह से पहले आएगा शहाबुद्दीन। इसमें 3 नंबर होगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर, उसके पश्चात मुबारक शाह और सबसे लास्ट में होगा नसरुद्दीन खुसरो, जो 1320 में शासक बना था। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। खिलजी वंश के शासकों का क्रम 1290 से लेकर 1320 तक। सबसे पहले खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 96 तक शासक रहे। उसके पश्चात इब्राहिम रुकनुद्दीन 1296 में
कुछ महीनों के लिए शासक बनता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, शिहाबुद्दीन उमर 1316 में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर 1320 तक और नसरुद्दीन खुसरो जो 1320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 1398 में तैमूर आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है? पहला का ऑप्शन है कि तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर का शासक कमालुद्दीन था, जहां मुस्लिम स्त्रियों ने जोहर किया था। बात सही है। दूसरा कि तैमूर के आक्रमण के समय दो तुगलक शासक थे, दिल्ली के नसरुद्दीन महमूद और फिरोजाबाद में नुसरत शाह। यह बात भी सत्य है। तीसरा कि तैमूर ट्रांस ओक्सियाना का चगताई तुर्क था। यह भी सत्य है। चौथा कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा फारसी में तुजुक तैमूरी लिखी थी। तैमूर ने अपनी आत्मकथा जो फारसी भाषा में नहीं लिखी थी, बल्कि यह लिखी थी तुर्की भाषा के अंदर है। तो तुजुक तैमूरी जो तैमूर की आत्मकथा थी, यह तुर्की भाषा में थी, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद अबू तालिब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि बहलोल लोदी अपने अमीरों को मसनद अली कहता था, ये सही है। दूसरा कि बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत सम्मान में प्रथम की भावना पर आधारित था, ये भी सत्य है। बहलोल लोदी ने जौनपुर को विजय कर दिल्ली साम्राज्य का अंग बनाया, यह भी सत्य है। और चौथा है कि बहलोल लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। यह बात है जो गलत है, क्योंकि आगरा को राजधानी बहलोल लोदी ने नहीं, बल्कि सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो 1, 2 और 3 इसके सही होंगे। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा के ले जाएंगे। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो भी मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के 7 शहरों में निम्न की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली के शहर और उनके शासक को सम्मिलित करना है कि कौन से शहर की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने जो किला लाए पिथौरा के पास शहर की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट की स्थापना की थी। तीसरे नंबर पर है मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की। और चौथे नंबर पर है गयासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तो 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना इल्तुतमिश ने किला राय पिथौरा के पास, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह, फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह, हुमायूं ने दीन पनाह और शाहजहां ने शाहजहांबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरखे का प्रथम साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो चरखे का सबसे पहला जो साहित्यिक प्रमाण मिलता है, यह प्रमाण कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है फुतूह उस सलातीन के अंदर।
चरखे का प्रथम साहित्यिक प्रमाण इस्लामी की फुतूह उस सलातीन में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कों के स्थापत्य की विशेषता नहीं है। तुर्कों के स्थापत्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सहतीर। सहतीर जो तुर्कों के स्थापत्य की नहीं बल्कि ये सहतीर भारतीय स्थापत्य की विशेषता है। दूसरे नंबर पर है गुंबद, मेहराब और मेहराब डाटदार छतें। ये तीनों जो तुर्कों के स्थापत्य की विशेषता है। तुर्कों के स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता चार थी: गुंबद, मेहराब, ऊंची ऊंची मीनारें और मेहराब डाटदार छतें। भारतीय स्थापत्य की मुख्य मुख्य विशेषता सहतीर, धरनी, स्तंभ, सरदल व कदलिका कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ शब्दावलियां दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं जिनको सुमेलित करना है। सबसे पहले मेहराब। मेहराब क्या था? तो यह एक वक्राकार संरचना होती थी। दूसरे नंबर पर है मरलान। मरलान क्या होता था? तो यह कंगूरा था। तीसरे नंबर पर है सहन। सहन क्या था? तो सहन था मस्जिद का आंगन। और चौथे नंबर पर है तावहीद। तावहीद जो कब्र या समाधि के ऊपर का जो पत्थर होता था उसे काविद कहा गया। तो एक में चार, दो में तीन, तीन में दो और चार में एक। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मेहराब वक्राकार संरचना, सहन मस्जिद का आंगन, मरलान कंगूरा और तवाहिद कब्र समाधि के ऊपर का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद के निर्माण व विस्तार में कौन से शासक का योगदान नहीं है? कुव्वत उल इस्लाम के मस्जिद का निर्माण और उसके विस्तार में या पुनर्निर्माण में कौन से शासक का योगदान नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों का योगदान रहा है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस कुव्वत उल इस्लाम के मस्जिद में अपना कोई योगदान नहीं दिया था। कुव्वतुल इस्लाम मंदिर मस्जिद इंडो-इस्लामिक कला का प्रथम उदाहरण है, जिसका निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका विस्तार सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में मस्जिद के आयताकार प्रांगण को दुगुना कर दिया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इबादत खाने को बड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी है जो विशेषता कुतुब मीनार की नहीं है? पहला है कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, तो यह सही है। दूसरा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके ऊपर तीन और मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई थी, तो यह भी सत्य है। चौथी मंजिल नष्ट होने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दो मंजिल चौथी और पांचवी का निर्माण किया था। तो चौथी और पांचवी जो दो मंजिल बनवाई थी यह मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि यह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तीन नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि फजल इब्न अबुल मालिक कुतुब मीनार का वास्तुकार व पर्यवेक्षक था। फजल इब्न अबुल माली जो कुतुब मीनार का वास्तुकार व पर्यवेक्षक था, ये बात भी सही है। तो इसमें पूछा है विशेषता नहीं है, तो नहीं है तीन नंबर ऑप्शन। बिजली गिरने से चौथी मंजिल नष्ट होने पर चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। कालांतर में 1503 में सिकंदर लोदी ने भी इस इमारत का निर्माण व मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ स्थापत्य दे रखे हैं और उनके निर्माण करवाने वाले शासकों के नाम हैं जो सुमेलित करने हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसमें सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। दूसरे नंबर पर है बलबन। बलबन ने दार उल अमन का निर्माण करवाया था। तीसरे नंबर पर है केकुबाद, किल खुरी महल बनवाया था। और चौथे नंबर पर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो दो, तीन, चार और एक, दो नंबर ऑप्शन। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का
मकबरा बनवाया, जो सल्तनत सल्तनत काल का पहला मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। बलबन ने लाल महल व दारुल अमन, जहाँ सुल्तानों की समाधियां स्थित है, का निर्माण करवाया। केकुबाद ने किलुखरी का महल बनवाया, जिसका पूर्ण निर्माण जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खाने जहां जूना शाह द्वारा निर्मित मस्जिद नहीं है। निम्न में से खाने जहां जूना शाह के द्वारा निर्मित मस्जिद कौन सी नहीं है? तो काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद और कलन मस्जिद, ये तीनों खाने जहां जूना शाह के द्वारा बनवाई गई थी। जमातुल मस्जिद मस्जिद है जो इनके द्वारा निर्मित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन। खाने जहां तेलंगानी मलिक मकबूल फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था, के पुत्र खाने जहां जूना शाह ने काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद व कलन मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ मस्जिदों के नाम दे रखे हैं या फिर कुछ स्थापत्य के नाम दे रखे हैं और सामने निर्माण करवाने वाले शासकों के नाम हैं। पहले नंबर पर बलबन। बलबन ने जो उस्क ए लाल का निर्माण करवाया था। दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1000 सितून का महल बनवाया। तीसरे नंबर पर है इल्तुतमिश, जिन्होंने ऐतारकिन का दरवाजा बनवाया था। और चौथे नंबर पर है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो 2, 4, 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। बलबन ने कुस्क ए लाल या लाल महल व कुस्क ए सब्ज हरा महल व इल्तुतमिश ने कुस्क ए श्वेत सफेद महल का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने ऐतारकिन का दरवाजा नागौर में बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सितून महल का निर्माण करवाया था श्रीनगर। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजे की विशेषता नहीं है। निम्न में से अलाई दरवाजे की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? पहला कि यह लाल बलुआ पत्थर व श्वेत संगमरमर से निर्मित था, यह सही है। इसकी बनावट घोड़े की नाल के समान है, यह भी सही है। तीसरा कि अलाई दरवाजे का गुंबद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ प्रथम गुंबद है, यह भी सही है। अलाई दरवाजे की मेहराब है जो वृत्ताकार व नुकीली है, तो इसकी मेहराब है जो अर्धवृत्ताकार है और नुकीली नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। अलाई दरवाजे का निर्माण जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में पूरा करवाया। इसकी मेहराब अर्धवर्ताकार है तथा नुकीली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला की तुगलक शैली की मुख्य विशेषता नहीं है। वास्तुकला की तुगलक शैली की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? पहला है कि भवनों की दीवारें छोटी व अति सुंदर व बहुत मजबूत थी। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि भवनों की दीवारें छोटी नहीं बल्कि मोटी दीवारें थी, सुंदर नहीं भद्दी थी और बहुत मजबूत नहीं थी बल्कि कमजोर दीवारें थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। रेखाओं की सरलता, सजावट की अधिकतम कमी व बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। इमारतों के मेहराब सादे व स्तंभ होते थे। इमारतों में मीनारों का निर्माण नहीं हुआ बल्कि तहखाने बनाए जाते थे। तो 2, 3 और 4 ये तीनों इसकी विशेषता है। 1 नंबर जो इसकी विशेषता नहीं है। तुगलक शैली की विशेषता, इमारतों की नींव गहरी, दीवारें प्लास्टर की हुई मोटी, भवनों की दीवारें मोटी तथा भद्दी और इनमें मजबूती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम अष्टकोणीय मकबरा, भारत में निर्मित प्रथम अष्टकोणीय मकबरा कौन सा है? तो यह मकबरा है खाने जा तेलंगानी का मकबरा। 3 नंबर ऑप्शन।
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के दक्षिण में स्थित इस मकबरे का निर्माण फिरोज शाह के वजीर खाने जहां तेलंगानी के पुत्र खाने जहां जोना शाह ने 1368-69 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। यह भारत में अष्टकोणीय आक्रमित आकृति में निर्मित प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ स्थापत्य के नाम दे रखे हैं और निर्माण करवाने वाले शासकों के नाम हैं। सबसे पहला है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 12 खंबा महल का निर्माण करवाया। दूसरे नंबर पर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुश के शिकार का निर्माण करवाया। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह, इन्होंने जो कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। और चौथे नंबर पर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया था। तो इसमें 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित इमारतें। जहांपना नगर, तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद फोर्ट, सतपुला, बहारे खंबा, बेगमपुरी मस्जिद, जामा मस्जिद, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, विजय और विजय मंडल आदि। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट व फिरोज शाह ने उसके शिकार महल, फिरोज शाह कोटला, हौज खास के निकट मदरसा बनवाया था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक शाह ने 1397 में कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ मकबरों या गुंबदों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके निर्माण करवाने वाले शासकों के नाम हैं। सबसे पहला है दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद किसके मकबरे पर बना है? दोहरा गुंबद किसके मकबरे पर बना है? तो यह बना है सिकंदर लोदी के मकबरे पर। सिकंदर लोदी, 4 नंबर ऑप्शन। दूसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर है भुजीय मकबरा। अष्टभुजीय मकबरा किसका है? तो यह शेरशाह का। तीसरे नंबर पर है सत्य मेहराब्य मकबरा। सत्य मेहराब्य मकबरा किससे संबंधित है? तो यह बलबन से संबंधित है। और चौथे नंबर पर है गोल गुम्बद। गोल गुम्बद जो किससे संबंधित है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह से। 2 नंबर ऑप्शन। तो 4, 1, 3 और 2, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का मकबरा, अष्टभुज मकबरा शेरशाह सूरी का, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन का मकबरा और गोल गुंबद जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में प्रथम वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग हुआ है। सल्तनत काल में प्रथम वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग किस में हुआ है? तो यह हुआ है बलबन के मकबरे में। 2 नंबर ऑप्शन। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली व प्रथम वास्तविक रूप से मेहराब का प्रयोग करने वाला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया और यह किसी इलाज से ठीक नहीं होता। हकीम सिर दर्द ठीक करता है तो बुखार आ जाता है, बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। उपयुक्त कथन किस सुल्तान का है? तो यह कथन कहा था एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। विद्रोह के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है और यह किसी इलाज से ठीक नहीं होता है। हकीम सर दर्द ठीक करता है तो बुखार आ जाता है, बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले शंकर विजय। शंकर विजय किसकी रचना है? तो यह विद्यारण्य की। विद्यारण्य की रचना है शंकर विजय। दूसरे नंबर पर है दुर्गा भक्ति। दुर्गा भक्ति जो दुर्गा भक्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विद्यापति ने। तीसरे नंबर पर है गंगादास प्रताप विलास की रचना गंगाधर के द्वारा। और चौथे नंबर पर है नरकासुर विजय। नरकासुर विजय की रचना की थी
माधव के द्वारा। तो 4, 3, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। शंकर विजय की रचना विद्यारण्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना विद्यापति, गंगादास प्रताप विलास की रचना गंगाधर और नरकासुर विजय की रचना माधव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन चित्रकला का प्रथम उल्लेख कौन सा विद्वान करता है? सल्तनत कालीन चित्रकला का प्रथम उल्लेख कौन सा विद्वान करता है? तो यह करता है बेहाकी। 4 नंबर ऑप्शन। सल्तनत कालीन चित्रकला का प्रथम उल्लेख बेहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कि गुनियात उल मुनिया की रचना किसी मुस्लिम विद्वान द्वारा भारतीय संगीत पर लिखी गई प्रथम रचना है। तो यह बात सही है। दूसरा कि अमीर खुसरो ने तिलक, साजगिरी, सरपदा, ओनम, घोर, सनम, जिलाफ आदि रागों का विकास किया है। यह बात भी सत्य है। तीसरा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शाहचुंगी, महर अफरोज व नुसरत खातून जैसी गायिकाएं थी। तो यह गायिकाएं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नहीं बल्कि ये जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो महिला गायिका थी वह थी तुर्मती खातून। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि अमीर खुसरो को सितार व तबले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो 1, 2 और 4, 3 नंबर इसका असत्य होगा। 1, 2 और 4 है जो सही है। 3 नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में शाहचुंगी, मेहर अफरोज व नुसरत खातून जैसी गायिकाएं थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तुर्मती खातून स्त्री संगीतज्ञ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मस्जिदों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके निर्माणकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला नंबर आता है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने कौन सी मस्जिद बनाई थी? तो अदीना की मस्जिद। दूसरे नंबर पर है नुसरत शाह। नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। तीसरे नंबर पर है मियाँ बुआ। मियाँ बुआ से संबंधित है मोठ मस्जिद। और चौथे नंबर पर है हुसैन शाह से हिंडोला महल। हुसैन शाह ने हिंडोला महल बनवाया था। तो 3, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का गोड़ में निर्माण करवाया तथा बड़ा सोना मस्जिद को 1526 ईस्वी में पूरा करवाया। पांडवों में सिकंदर शाह ने 1368 में अदीना मस्जिद बनवाई। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में वजीर मियां बुहा ने बनवाई थी। और हुसैन शाह ने मांडू में हिंडोला महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली दक्कनी शमसुद्दीन वली का किस नाम से उर्दू शायरी के पदों का संग्रह है? वली दक्कनी या शमसुद्दीन वली का किस नाम से उर्दू शायरी के पदों का संग्रह? तो यह दीवान के नाम से। दीवान। 2 नंबर ऑप्शन। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी शमसुद्दीन वली थे। इन्होंने दीवान नाम से पद संग्रह की रचना की और इसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया। वली दक्कनी के गुरु सादुल्ला गुलशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहले नंबर पर है कि अ, गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। यह सत्य है। गजल का पहला शेर मकदा और अंतिम शेर मल कहलाता है। तो यह बात यहाँ पर उल्टी लिखी है। पहला जो शेर होता है उसे मल कहा जाता है और अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि अमीर हसन दहलवी को उसकी गजलों के लिए भारत का सादी कहा जाता है। तो यह सही है। चौथा है कि गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। गजल है जो अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। यह बात भी सही है। असत्य कथन कौन सा है? 2 नंबर।
गजल का पहला शेर मल और अंतिम शेर है जो मुक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहली रचना है हमीर रासो। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी सारंगधर के द्वारा। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। दूसरे नंबर पर है खुमान रासो जो दलपत विजय की रचना है। तीसरे नंबर पर है बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो जो है यह नरपति नाहले की है और आला खंड है जो जगने की है। तो 4 3 2 और 1। 4 3 2 और 1 2 नंबर ऑप्शन। हमीर रासो सारंगधर की, बिसल देव रासो नरपति नाहले की, खुमान रासो दलपत विजय की और आला खंड है जो जगनिक की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? अब मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? तो यह लेखक था अल मसूदी। मुरुजुल जहाब का लेखक अल मसूदी था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ फुतू उल बलिदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? कौन से सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए। सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। यह आदेश किसने दिया था? कौन से सुल्तान ने दिया था? तो यह आदेश दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 2 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कर भू राजस्व की दर 1/2 लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार राजवंशों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है जो तुगलक वंश। तुगलक वंश का काल रहा था 1320 से 1414। खिलजी वंश है जो तुगलक से पहले का है। तुगलक से पहले जो खिलजी वंश था 1290 से 1320। लोधी वंश है। लोधी वंश है जो ये सबसे अंतिम वंश है जो 1451 से 1526 तक रहा था। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और सैयद वंश है जो 1414 से 1451 तक रहा था, जो तुगलक के बाद और लोधियों के पहले का है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे खिलजी। खिलजियों के बाद आएंगे तुगलक। तुगलक के बाद सैयद और लोधी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम। सबसे पहले गुलाम वंश जो 1206 से 90। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 51 और लोधी वंश है जो 1451 से लेकर 1526 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यह कर रहा था निजामुल मुल्क जुनेदी। 3 नंबर ऑप्शन। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनेदी कर रहा था। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की विजयों का सही क्रम क्या है? अलाउद्दीन की विजयों का सही क्रम क्या है? तो इसमें होगा 3 नंबर गुजरात विजय। गुजरात विजय जो 1298 में की थी। उसके पश्चात रणथंबोर विजय जो 1301 की है। चित्तौड़ विजय 1303 की है। तेलंगाना विजय जो 1309 की है और जालोर विजय जो 1311 की है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन की विजयों का क्रम। गुजरात विजय 1298 ईस्वी। रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। तेलंगाना विजय 1311
910 और जालोर विजय जो 1311। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते। तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी बर्नी ने। 3 नंबर ऑप्शन, बर्नी ने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? कौन से सुल्तान का जो जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक का। 3 नंबर ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन परब सूरी व राजशेखर का सम्मान कर धार्मिक उदारता का परिचय दिया था। तो यह था आज का टेस्ट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, दिल्ली सल्तनत का पहला टेस्ट। इसके पश्चात 3 टेस्ट और होंगे जो टॉपिक वाइज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के होंगे, और जो अंतिम चौथा यानी कि 5वां जो टेस्ट होगा वो होगा संपूर्ण मध्यकाल इतिहास से संबंधित एक मेजर टेस्ट। तो आगे के टेस्ट भी जैसे जैसे आएंगे उनको भी कर लिया जाएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।